नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल पर। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वैल्यूबल फीडबैक दिया और जो प्यार दिखाया मेरे पुराने वीडियोस पर। आज की कहानी अमेरिकी इतिहास में एक ऐसे मर्डर केस की है जिसने काफ़ी सारी सुर्खियां बटोरी। इसके ऊपर कई सारी मूवीज़ बनी और ये अपने तरीके का एक अलग सा केस था। इस केस में गवाही और सबूत देने वाला कोई और नहीं, जो विक्टिम था उसकी खुद की आत्मा थी। जी हाँ, आपने सही सुना। जो विक्टिम था, जिसका कत्ल होता है, वही सबूत देता है। तो चलिए इस कहानी को मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सच्ची घटना है और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और कई सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल हैं। ये किस्सा है सन 1977 का, अमेरिका में। टेरिस्टा बासा एक डॉक्टर थी जो वहाँ के एक अस्पताल में काम किया करती थी। टेरिस्टा बासा का जन्म फिलीपींस में हुआ था। वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म ली थी और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी उसको रुचि थी और साथ ही साथ उसको पियानो बजाने में भी काफ़ी मज़ा आता था। एक तरीके से उसका शौक़ था। वो पियानो बजाती थी तो कभी कभी 8-10 घंटे लगातार पियानो बजाती थी। उसका शौक़ बढ़ने लगा। पर जब वो कहते हैं ना कि किस्मत में कुछ और लिखा होता है, शायद टेरिस्टा बासा की लाइफ में कुछ और ही लिखा था। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसकी विशेष रुचि मेडिकल में होने लगी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो साइंस में काफ़ी रुचि लेने लगी, बायोलॉजी में रुचि लेने लगी, ह्यूमन एनाटॉमी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जन, ये सारी चीज़ों में उसकी रुचि आ गई और धीरे धीरे उसने पियानो का शौक़ छोड़ के डॉक्टरी की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब वो बड़ी हुई तो डॉक्टर बन गई और अमेरिका में ही उसने एक अस्पताल ज्वाइन कर लिया। अब ये बात है 21 फरवरी 1977। टेरिस्टा बासा, जो कि एक फिलीपींस की लड़की थी, अमेरिका में आती है और अपने सपनों को पूरा करती है। वो मेडिकल लाइन में जुड़ के लोगों की मदद करना चाहती थी और उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी। उसके पेशेंट हमेशा उससे खुश रहते थे। इसी बीच 21 फरवरी 1977 को टेरिस्टा बासा अपने मित्र से फ़ोन पे बात करती है। अमूमन जो दोस्त होते हैं वो आपका हालचाल लेते हैं और ये पूछते हैं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, क्या नया हुआ या आगे क्या नया हो सकता है। जैसे भारत देश में कई लोग अपने दोस्तों से हालचाल पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं, रिलेशंस के बारे में पूछते हैं और जॉब कैसी चल रही है। ये कुछ बेसिक सवाल होते हैं। इसी तरीके की गुफ्तगू टेरिस्टा बासा अपने मित्र से कर रही थी और बात हो रही थी। लमसम 1 घंटे बातचीत होती है फ़ोन पे। इसी बीच टेरिस्टा बासा कहती है अपने दोस्त से कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, इसलिए मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। और ये कहते ही वो फ़ोन काट देती है। लेकिन उसके दोस्त को ये बात शायद मालूम नहीं थी कि टेरिस्टा बासा के साथ ये उसकी आखिरी कॉल होगी। जब 1 घंटे बीत जाते हैं कॉल को, तब वहाँ के लोग देखते हैं कि टेरिस्टा बासा के घर से आग के धुएं आ रहे हैं। कुछ लपटें दिखाई दे रहे हैं और धुआं गहरा और घनघोर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वो लोग कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड मौका वारदात पे पहुंचती है, आग बुझाने की काबू करती है और काफ़ी आग फैल चुकी थी, पर किसी तरीके से मशक्क़त करके आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड सफल होती है। इसी बीच में फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी नज़र ड्राइंग रूम में एक कारपेट पे पड़ती है। वो कारपेट रोल हुआ था, उसमें से धुआं निकल रहा था। जब एक फायर फाइटर उस कारपेट के पास जाता है, उसको खोल के देखता है कि इसमें क्या है, तो वो दंग रह जाता है। उसकी रूह कांप जाती है। एक महिला जो तकरीबन 40 से 50 वर्ष के बीच में थी, उसकी अधनंगी लाश जो आधी जल चुकी थी, उस कारपेट के अंदर थी। वो लाश किसी और की नहीं, टेरिस्टा बासा की थी। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। होमोसाइड की टीम आती है, चेक करती है। घर में कई सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था लूट पाट हुआ है।
और फिर जब पुलिस वालों ने, डिटेक्टिव्स ने लाश को देखा तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि शायद लाश के साथ रेप हुआ है, क्योंकि उसके कपड़े नहीं थे, बहुत कम कपड़े थे। और रेपिस्ट ने कानून से बचने के लिए और सबूत मिटाने के लिए इस महिला की बॉडी को जला दिया है। अब बॉडी को कलेक्ट किया जाता है और ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो वहाँ ये इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लाश के साथ रेप नहीं हुआ। अब पुलिस एक एंगल यानी रेप के एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन वो एंगल अब किसी काम का नहीं था। इसी बीच पुलिस को ये अंदाज़ा होता है कि शायद घर में कई सारे सामान बिखरे हुए हैं, तो ये चोरी की वारदात हो सकती है, डकैती की वारदात हो सकती है। अमूमन क्या होता है कि जब चोर चोरी करने आते हैं या डकैती डालने आते हैं घर में और उनके प्लान में कुछ भी उलट फेर होता है या कोई उनको देख लेता है, उनका चेहरा देख लेता है, तो वो कोशिश करते हैं कि उस चश्मदीद को किसी भी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाए। तो पुलिस ने इसकी भी जांच की। कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते और धीरे धीरे करके साल बीतने लगा, पर पुलिस के हाथ में कोई भी महत्वपूर्ण सुराग जिसको बोला जाता है वो नहीं लगा। इसी बीच में पुलिस जो एक बार फिर उस अपार्टमेंट की तलाशी करने जाती है तो वहाँ एक नोट मिलता है। नोट में लिखा होता है गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस, ए फॉर एप्पल, एस फॉर आप स्पेन मान लीजिए। तो पुलिस पढ़ती है, उस कागज में साफ साफ ये लिखा होता है गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। अब पुलिस इसकी छानबीन करती है कि ये जो एएस इनिशियल है इसका क्या मतलब है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी सबूत, कोई भी चश्मदीद गवाह, ना परिवार के लोग ना दोस्तों से कोई सा भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिसके बेसिस पे पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे ले जाए। वो अभी भी ग्राउंड जीरो पे ही खड़ी थी। इसी बीच पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होती है। तकरीबन 1 साल, सवा साल बीत जाता है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि इस केस में क्या किया जाए। एक डिटेक्टिव थे जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। उनका नाम था जोसेफ स्टेचुला। जोसेफ स्टेचुला पिछले 1.5 साल से टेस्टा बासा का केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक डॉक्टर जो लोगों को जान देता है, जो लोगों की जिंदगियां बचाता है, वो खुद मौत के घाट उतारा गया है। और इसके पीछे किसका हाथ था ये जानने की कोशिश जोसेफ स्टेचुला कर रहे थे। इसी बीच एक पुलिस स्टेशन से जोसेफ के पास एक कॉल आती है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारे पास एक गवाह है जो आपसे मिलना चाहता है, और ये गवाह भी एक डॉक्टर है। अब जोसेफ इस बात को सुनते हैं। उनके मन में सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि 1 साल तक ये गवाह कहाँ था, या जो कहते हैं विटनेस, ये कहाँ था। पर इस समय अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए उनको कोई ना कोई लीड चाहिए थी। इसलिए जोसेफ स्टेचुला तुरंत उस पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर अपना बयान दर्ज कराना चाहता था। जब वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर से वही बेसिक सवाल पूछते हैं कि आप कैसे जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर बताता है कि टेरिस्टा जिस अस्पताल में काम करती थी उसी अस्पताल में मैं भी काम करता हूँ, और मैं डायरेक्टली तो उस महिला को नहीं जानता था, लेकिन उसके बारे में सुना था। कभी हाय बाय हो जाती थी कॉरिडोर में। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बीबी यानी मेरी पत्नी अजीब ढंग से बर्ताव कर रही है। वो रात में उठ जाती है और बड़बड़ाने लगती है, कभी कभी दूसरी भाषा में बड़बड़ाने लगती है, और मुझे समझ में नहीं आया। और वो उठती है और बोलती है कि मेरा कत्ल हुआ है और तुम मुझे न्याय दिलाओ। शुरुआत में मेरी बीबी को लगा कि ये कोई सपना है, तो उसने इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर वो रात में उठी और अलग आवाज़ में, जो उसकी आवाज़ नहीं थी, उसमें जोर जोर से ये कहती है कि मेरा कत्ल हुआ है और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब डॉक्टर जब ये बात सुनता है तो उसके मन में यही आता है कि पुलिस को इस बारे में बताना आवश्यक है। अब पुलिस उसकी वाइफ से पूछताछ करती है, डॉक्टर से पूछताछ करती है। तो उसकी पत्नी ये बताती है
कि एलन शौरे नाम का व्यक्ति ही टेरिस्टा का कातिल है। पहले तो ये नाम सुनते ही पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये ऐसी कैसे कोई रैंडम आदमी का नाम ले रही है और हम मान जाए कि यही कत्ल है। लेकिन डॉक्टर जब ये बताता है कि उसकी पत्नी रात में जब भी उठती है वो यही बोलती है कि एलन शौरी ने मेरा कत्ल किया है और मेरा नाम टेरिस्टा बासा है, तब मुझे यकीन हुआ। पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ती है, जो सबूत उसको मिले थे उन सबूतों को एक दूसरे से जोड़ के देखती है। तो कुछ समय पहले जो पुलिस को एक कागज मिला था जिसमें लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। जो एएस था वो और कोई नहीं, एलन शौरी थे। एलन शौरी को पुलिस ट्रैक डाउन करती है और पकड़ती है। पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। इसी बीच में डॉक्टर एक चीज़ और बताते हैं कि उसकी बीबी ने यह भी बताया, सपने में बोला कि एलन शौरी ने उसका मर्डर किया है और तो और वो उसके घर टीवी बनाने आया था और उसने उसके जेवर चुराए हैं, टेरिस्टा बासा के जेवर चुराए हैं और एलन शौरी ही टेरिस्टा बासा का मर्डरर है और उसने उस घर से जेवर चोरी किए हैं और उन जेवरों को अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है। वो आत्मा डॉक्टर की पत्नी के माध्यम से ये सारी बातें साफ साफ बताती है। डॉक्टर सारी चीज़ें नोट करता है, डिटेक्टिव को बताता है, डिटेक्टिव चीज़ों पे कार्रवाई करता है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलन शौरी से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो हाँ बोलता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड का पता किया जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड से पूछा जाता है कि क्या हाल ही में एलन शौरी ने तुमको महंगे ज्वेलरी दिए हैं, कुछ ऑर्नामेंट दिए हैं, तो वो कहती है जी हाँ, उसने कुछ महीने पहले मुझे कई सारी ज्वेलरी दिए थे। अब पुलिस को इस बात का पता है कि टेरिस्टा बासा का कत्ल एलन शौरी ने किया है, लूट किया है, वहाँ से ज्वेलरी चुराई है और अपनी गर्लफ्रेंड को दिया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जानते हुए भी ये चीज़ कोर्ट में सिद्ध करना नामुमकिन था, क्योंकि एक आत्मा, एक रूह जो अपनी गवाही दे रही है, अपने कत्ल की गवाही दे रही है, ये कोर्ट में कैसे प्रूव हो सकता है? क्योंकि कोर्ट सबूतों को मानता है, आई विटनेस को मानता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने हो। किसी भी अलौकिक शक्ति, सुपरनेचुरल पावर को कोर्ट नहीं मानता। तो ट्रायल होता है, पहला केस होता है, एलन शौरी के सामने जज बैठते हैं, वो उससे सवाल पूछते हैं, एलन सवालों का जवाब देता है, पर ठोस सबूत ना होने के कारण एलन शौरी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब एलन शौरी बाइज्जत बरी हो जाता है तो डॉक्टर के जीवन में फिर से उथल पुथल आने लगती है, क्योंकि उसकी बीबी को अब और झटके लगने लगते हैं। वो रात में उठती और जोर जोर से गुस्से में बोलती कि तुमने मेरे कातिल को कैसे जाने दिया? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का और जितने लोग तुमसे जुड़े हुए हैं उनका जीना हराम कर दूंगी। अब ये बात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी लोगों की सुरक्षा के लिए बनी है। वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर से कोर्ट में अपील करती है और इस बार जो जूरी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आधी जूरी को ये लगता था कि आत्मा ने ही अपने कत्ल की गवाही दी है और जो जो चीज़ उस आत्मा ने बताई एकदम एक्यूरेट थी। लेकिन आधी जूरी को लगता है कि ये मनगढ़ंत है और कोर्ट इस बार ये कहता है कि एलन शौरी को चोरी के जुर्म में तो पकड़ा जा सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पकड़ा जा सकता है, लेकिन जब एलन शौरी वहां से गया तब तक टेरिस्टा बासा जीवित थी, इसलिए मर्डर का चार्ज उस पर नहीं लगाया जा सकता। और इस बार भी उसको मौत की जो गुनाह किया था उसने, कत्ल का गुनाह, उसकी सजा नहीं मिलती है। अब एलन शौरी जेल में था, डॉक्टर भी अपने घर में काफी चिंतित थे। कुछ दिन बीतते हैं, अचानक से एलन शौरी का जो वकील होता है वो पुलिस के पास जाता है और ये बोलता है कि मेरा जो मौकिल है वो अपना जुर्म कबूल करना चाहता है। और कोर्ट में जब पेशी होती है तो इस बार एलन शौरी खुद अपने मुंह से कोर्ट को ये बताता है कि कैसे 21 फरवरी 1977 को जब 8:30 बजे वो टेरिस्टा के घर जा गया था टीवी बनाने, तो उसने देखा कि टेरिस्टा के पास कई सारे ज्वेलरी हैं, कई सारे ऑर्नामेंट हैं, जेवर हैं, तो वो चोरी करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच टेरिस्टा ने उसे देख लिया। अपना जुर्म सबके सामने ना आ जाए इसलिए उसने टेरिस्टा को मार डाला, उसकी छाती में उसने चाकू गाड़ दिया
और फिर उसके कपड़े फाड़ दिए ताकि लोगों को लगे कि रेप हुआ है, और पूरे घर में सामान बिखेर दिया ताकि लोगों को लगे डकैती हुई है, और उसके शरीर को आधा जला दिया। और ये बात जैसे ही कोर्ट में जज सुनते हैं तो वो एलन शौरी को टेइस्टा बासा के कत्ल के इल्जाम में 20 साल की सजा सुनाते हैं। उसके बाद से टेइस्टा बासा ने ना ही डॉक्टर को, ना ही उसकी पत्नी को, ना ही किसी और व्यक्ति को तंग किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमेरिका की टेइस्टा बासा की, जिसने अपने ही मर्डर की, अपने ही कत्ल की गवाही एक आत्मा के रूप में आके लोगों से दिलवाई। और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। ये कहानी ओरिजिनल थी। इस पे एक मूवी भी बनी, वॉइस फ्रॉम द ग्रेव। तो ये कहानी थी टेइस्टा बासा की, जिसने मरने के बाद अपने कातिल को पकड़ाया। और जोसेफ स्टेचुला ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि फाइनली कोर्ट ने यह माना कि एलन शौरी ने ही टेइस्टा बासा का कत्ल किया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मैं आपके वैल्यूबल फीडबैक का इंतज़ार करता रहूँगा। कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे समझाइएगा। बाकी सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।